नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास सतन गोयल और जैसा कि आपसे वादा किया था, आज मैं 9 बजे आपके सामने लाइव हूं देश की बात को लेकर। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं हर्षिल शर्मा और शिप्रा जी। जो भरा नहीं है बहावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बचपन में मैंने ये पंक्ति अपनी क्लास में पढ़ी थी और तब से ही मैं ये सोचता था कि देश प्रेम का मतलब क्या है। उसके आसपास हम काफी सारी कहानियां रच सकते हैं, हम उसकी परिभाषाएं रच सकते हैं, लेकिन देश प्रेम का मतलब क्या है? क्या देश प्रेम का मतलब जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, वहां से प्यार करना है या फिर देश के लोगों से प्यार है? आज के इस सेशन में हमारे साथ हैं जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर्स शिप्रा और हर्षिल, जो कि देश की बात फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। हम उनके साथ आए हैं, तो वी वेलकम यू बोथ। हर्षिल, वेलकम ऑन द शो। हेलो विकास, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। शिप्रा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू। हाय। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे इसे लाइव देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कर कर बता दीजिए अगर ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ताकि हम इसको स्टार्ट कर पाए। और आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके साथ और लोग भी जुड़े और बात कर सके देश की बात पे। ठीक है। मीनवाइल, सो हर्षिल, कैसा था आपका आज का दिन? अच्छा था विकास। थोड़ा सा काम ज़्यादा चल रहा है आजकल, बहुत सारे अलग अलग काम चल रहे हैं कोरोना के टाइम पे, बट द डे वाज गुड, एवरीथिंग्स गोइंग गुड। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि हर्षिल, आप जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं, थोड़ा सा अपने पर्सनल प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आप इस समय अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं। ओके, सो विकास, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी के मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं सेंटर फॉर इन्फॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज डिपार्टमेंट होता है एक जेएनयू में, वहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। साथ ही में मैं अभी जो दिल्ली सरकार का श्रम मंत्रालय लेबर डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स फेलो की तरह एक फेलोशिप के अंदर भी काम कर रहा हूँ। तो जहाँ पे हम फेलो जो लेबर डिपार्टमेंट होता है उसका काम करते हैं, एंड साथ ही साथ में मैं देश की बात का मेंबर हूँ, जहाँ देश का फाउंडेशन के अंदर हम जो सारे काम होते हैं वो भी करते हैं। तो दीज आर 3 थिंग्स आई एम राइट नाउ करंटली डूइंग साइड बाय साइड। तो शिप्रा, आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं? आप किस सब्जेक्ट्स पे पीएचडी कर रही हो? मेरा कोर्स सब्जेक्ट अगर आप पूछेंगे तो मेरा सोशियोलॉजी है, पर मेरा जो सेंटर है वो सेम है हर्षिल की तरह, लेबर स्टडीज सेंटर में काम कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं लेबर इश्यूज को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। शिप्रा, आप मुझे ये बताइए कि लेबर इश्यूज ही क्यों? मतलब कि जनरली हमारे समाज में डॉक्टर या इंजीनियर तो कई बार होता है कि माता पिता के कारण प्रेशर में चले जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि आप पीएचडी कर रहे हैं, क्या मम्मी पापा ने धकेला इस तरफ या आपकी खुद की चॉइस थी? कैसे ये सब्जेक्ट कैसे? आई डोंट थिंक पीएचडी के लिए मम्मी पापा धकेल सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे। आई मीन पीएचडी क्यों, लेबर स्टडीज क्यों? बिकॉज it just happened by chance कि मेरे मास्टर्स में I got involved with projects जो migrant laborers के ऊपर काम कर रहे थे, and धीरे धीरे I got so involved with the subject कि मुझे labor issues बहुत ज़्यादा attract करने लगे, and over the period पढ़ते पढ़ते and so research I think is something which fascinates me, and labor issues are something which I feel closely associated with, जो मुझे काफी close लगता है। देखिए, हम इस पे लेबर इशू पर फिर से इसको टच करेंगे आगे से। हर्षिल, आखिर देश की बात क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये क्या चीज है। हमने सुना कि गोपाल राय जी इसके फाउंडिंग फादर हैं, लेकिन उसके बाद इसका थोड़ा सा और हमें परिपक्व रूप दीजिए, क्या है ये? विकास, देश की बात वो है जो हम अभी कर रहे हैं। देश की बात वो है जो देश में मौजूद हर एक प्राणी की बात करना, चाहे वो इस टाइम उड़ीसा का एक फार्मर हो, चाहे वो मणिपुर में बैठा हुआ कोई कारगर हो, चाहे वो राजस्थान का कोई बंदा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे वो दिल्ली के अर्बन एरिया में रहता हो, चाहे वो हमारे बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हो, अंबानी अंदानी, या उनके अंदर काम करने वाले जो लेबरर्स हैं उनके नीचे वो सारे हों। तो देश की बात है इन सब लोगों की बात रखना और इन सब लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देना। ये देश सब लोगों का है और इन सब लोग जिन जिन मुद्दों पे जो झगड़ रहे हैं उन एक्चुअल मुद्दों पे लाना जहां से इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो क्या मुद्दे हो सकते हैं विकास? तो मेरे हिसाब से, या मैं बोलूं हमारी फाउंडेशन जब ये फॉर्म हुई थी, हमारा मेन मकसद ही ये था कि देश को असली मुद्दों पे वापस लाया जाए।
वो मुद्दे हैं सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक जस्टिस, पर्यावरण के इश्यूज, अदर देन रिलीजन के इश्यूज, कास्ट इश्यूज, ऑल दीज इश्यूज जो है, इन इश्यूज के इर्द गिर्द बात करते हुए देश किन चीजों से ट्रबल होता है और कौन चीजें देश को सीधा इफेक्ट करती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके अलावा हमारे कौन से इश्यूज है जो लोगों को सीधा टच करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इनइक्वालिटी का इशू, वेजेस का इशू। सो इन सारी चीजों को एक साथ रखना विकास हम लोगों के हिसाब से वो देश की बात फाउंडेशन है, और सब लोगों को बराबरी का हक मिले, इसके लिए देश की बात फाउंडेशन आगे काम कर रही है। दर्शकों से मेरी अपील है कि आप कमेंट में ये लिखकर बताइए कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, आपको लगता है कि बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में ये 3 चीजें। उससे हम ये भी देखेंगे क्या ये मुद्दा कहीं ना कहीं जो देश की बात में हम बात कर रहे हैं उसमें वो कहीं कवर होता है कि नहीं होता है। तो हम वापस से आते हैं लेबर इश्यूज की तरफ। लेबर क्या है? मैं भी लेबर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूं, आप इस समय पढ़ रहे हैं, आप भी लेबोरियस वर्क करते हैं। लेबर को आप कैसे डिफाइन करते हैं शिप्रा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्या इशू, हाई लेवल 2 या 3 इश्यूज बताइए मोटे मोटे तौर पर, और लेबर होती क्या है, ये अपने राइट्स कैसे इनको जागरूक किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बेसिकली लेबर के बारे में बताती हूँ। अब वर्क 2 तरह का होता है, पेड वर्क, अनपेड वर्क। हम जनरली जब लेबर की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो हम सिर्फ पेड वर्क की बात करते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करता हो या आप हो, मैं हो, हम इसकी बात करते हैं। दूसरी तरह का वर्क होता है अनपेड वर्क, जैसे कि जहाँ पर लोग घर पे काम करते हैं। कुछ लेडीज हैं जो घर पे काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो वर्क बट इट इज नॉट पेड। तो लेबर सारे कर रहे हैं और हर बंदा लेबर करता है। तो लेबर इश्यूज हर इंसान से इन्वॉल्व से लिंक्ड है। एंड यहाँ पे सिर्फ लेबर राइट्स की बात नहीं है, बहुत सारे। तो हम जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है हम सिर्फ लेबर लॉज की बात कर रहे हैं, लेबर राइट्स की बात कर रहे हैं। तो बड़ी वेरी बेसिक थिंग, जैसे कि जैसे हम इमोशनल लेबर की बात करते हैं। इमोशनल लेबर जैसे एक एयर होस्टेस है, जब वो फ्लाइट में आपको जाके कुछ सर्व करती है, आप उसको डांट दोगे, वो फिर भी झेलेगी, दैट इज ऑल्सो। तो वहां पे वो इमोशनल लेबर कर रही है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं लेबर के विद इन लेबर। तो क्या तो भारत में इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि लेबर के मेन 3 इश्यूज जिन पे आप बात करना चाहते हैं देश की बात के अंतर्गत, तो मेजर 3 इश्यूज आपको क्या दिखते हैं? मेजर 3 इश्यूज, वेजेस। हमारे देश में मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं, मिनिमम वेज लॉ होने के बावजूद, मिनिमम वेजेस बढ़ाने के बावजूद, बिकॉज हमारा बहुत सारा सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में, बहुत सारा वर्कर, 92% हमारा वर्कर, 90 to 92% वर्कर हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो वहाँ पे बहुत सारे जो लॉज के पैरामीटर्स है वो उनको नहीं लगते हैं। जो हमारे लेबर लॉज हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को डील करते हैं, मेजर लेबर को नहीं लेते हैं। तो वेजेस का इशू है, वेजेस से ही एसोसिएटेड। उसके अलावा वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब होती है। तो आपने अगर बहुत बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो कुछ ऐसे वर्किंग स्टेशंस हैं जहां पर लोग के पास ग्लव्स नहीं होते एंड वो भट्टी में काम करते हैं। तो वहां पे एक स्टील का हिस्सा अगर टूट के उनके पास जाके नस काट सकते हैं, उनको मार सकता है, बट उनके पास ग्लव्स, कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता है। और नो वन केयर्स, कोई बात भी नहीं करता इसके बारे में। और केसेस आते हैं यहाँ पे लोग मर भी जाते हैं, उनको फर्दर दे जस्ट ट्राई हाइडिंग इट बिकॉज किसी ने कुछ फॉलो ही नहीं किया। नो वन कम्स, नो वन केयर्स। तो आई डोंट नो मैं आपको समझा पाई कि नहीं समझा पाई ये बात। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। हमारे दर्शकों के लिए आप में से अगर कोई बता सके, जैसे वेजेस की आप बात कर रहे हैं, आप एक कंपैरेटिव थोड़ा सा डेटा दे सकते हैं कि बिटवीन वेरियस स्टेट्स इन इंडिया या फिर बाकी कंट्रीज के, मतलब कि आपके क्या पैरामीटर हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए जो लेबर कर रहा है वो तो कर ही रहा है जितने में कर रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। हाँ, मैं इस आंसर को देना चाहूंगा। विकास, जो आप मिनिमम वेजेस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितनी होनी चाहिए, लिविंग वेजेस एक कॉन्सेप्ट है, ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने बनाया है ये कॉन्सेप्ट। उसके अंतर्गत कितनी वेजेस मिलनी चाहिए हर देश को अपनी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से डिफाइन करता है। तो हमारे इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेज फिक्स करती है, डेली मिनिमम वेज इज 168 पर फिक्स करती है।
एवरेज डेली वेज इंडिया में जो मिलती है डेली पर वर्कर को, दैट इज अराउंड 140 के अराउंड, 143 द लास्ट टाइम आई चेक्ड इन 2018 का डेटा के हिसाब से। एंड जो आप अगर स्टेट्स के हिसाब से देखेंगे तो स्टेट्स में कई स्टेट्स हैं जो मिनिमम वेजेस फॉलो कर रही हैं एंड बहुत ज्यादा मिनिमम वेजेस देती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, दैट इज आल्सो बट लाइक नॉट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, बट या states that are really doing good is one of them is Delhi. Delhi has the highest minimum wage right now in India. The other state is Kerala, which is giving a that is 13,437 Delhi की unskilled labor की जो minimum wage है, मीडियम स्किल्ड और स्किल्ड की इससे ज्यादा है। दूसरी स्टेट जो केरला भी इसके अंदर मिनिमम वेज काफी अच्छी देती है, दैट इज आल्सो आई थिंक सेकंड पे है एंड दैट इज आल्सो अराउंड 12,800 द लास्ट टाइम आई चेक। जो और स्टेट्स हैं, मतलब कई स्टेट्स हैं, आपको बताऊं जहां का आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं उनके जो स्टेट लेजिस्लेशन हैं। बिहार में जो अभी मिनिमम वेज है दैट इज अराउंड 332 जो मैंने लास्ट चेक किया था। एंड यस एंड दैट इज गवर्नमेंट। दिल्ली और केरला में ये 12-13 हजार के आसपास है। बिहार यूपी अगर हम बात करें तो ये 6 से 7 हजार के आसपास पड़ता है। हाँ जी विकास, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑफिशियली जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो पेपर में जाता है। और जैसे अभी शिप्रा बता रही थी आपको, ऐसा नहीं है, हमारे लॉ मेकर्स ने केयर किया कभी ना कभी, इनके ऊपर काम किया। हमारे पास 70 साल आजादी के बाद हमारे पास 44 लेबर लॉज आए काम करने के लिए, उनमें से एक है मिनिमम वेज एक्ट। उस एक्ट के अंदर ये वेज दी जा रही है, बट अगर आप देखें ग्राउंड पे कितनी अप्लाई होती है, कितने लेबर को ये वेज मिल पाती है, दैट इज अ टोटली सेपरेट सिनारियो। उन 44 लेबर लॉज के बारे में लेबरर्स को कितना पता है, उन लॉज के बारे में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कैसे फ्लाउट करते हैं, उनके अंदर से कैसे लूप होल्स निकाल के कैसे वेज नहीं पे करना मिनिमम, और इतनी ही वेज देते हैं जितनी वेज के अंदर वो रात का खाना खा पाए और अगले दिन काम करने आ पाए, जिसको हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल रिप्रोडक्शन। अब मैं इस पे आपसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछता हूँ, जो हमारा जो कॉर्पोरेट क्राउड है या फिर जो लोग मैनुअल लेबर इंटेंसिव वर्क में नहीं है, उनको लगता है कि ये तो उनकी मर्जी है, वो 6 में करें 12 में करें, हमें इससे क्या आप इसका सोशल इम्पैक्ट बता सकते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी का एक मेजर हिस्सा जिसको मिनिमम लेबर भी नहीं मिल रही है, वेजेस नहीं मिल रही है, उससे पूरी सोसाइटी पे, मुझे उससे क्या, आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन टू ह्यूमन एक सिंपैथी के अलावा, क्या इसका सोशल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके विकास, मुझे जितना समझ आया आपकी बात, इकोनॉमिकली इस चीज का आप इम्पैक्ट अगर देखें, सब लोग बचपन में कभी भी किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसने एक मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या लिखा होता है मैं आपको उसी के थ्रू आपके इस बात का जवाब देता हूँ कि सपोजिटली एक बंदे को जो आप आज 6,000 वेज दे रहे हो, अगर उसको वेज, और पहली बात आप जानते हैं किसी शहर में रहते हुए 6,000 के अंदर नहीं सर्वाइव किया जा सकता, लेकिन अगर आप उसको 6,000 के बदले अगर आप उसको 15,000 रुपए बेच देते हो तो वो क्या करेगा? क्या वो सारे पैसा सेव कर लेगा या उसको कंजम्पशन में लगाएगा? उस पैसे को हो सकता है 80% वो कंजम्पशन में लगाए, तो मान लेते हैं वो 12,000 रुपए वो कंजम्पशन के अंदर लगाता है। अगर वो पहले 6,000 रुपए उसको वेज मिलती तो उसमें 5,000 लगाता था, 12,000 लगा रहा है, 7,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा कहीं और दिए, चाहे वो कपड़े खरीदने में दिए हो, चाहे वो अपनी साइकिल खरीदने में दिए हो, चाहे उसने खाने में दिए हो, तो वो जो पैसा होता है वो किसी और के हाथ में गया, और उसके बाद जिस बंदे के पास वो पैसा गया वो फिर से सर्कुलेशन में आके किसी और के पास जाएगा। तो इफ यू गिव वेजेस टू अदर पीपल, उससे कंजम्पशन लेवल राइज होता है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन पीपल, सो आफ्टर राइज इन कंजम्पशन लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल राइज होता है, डिमांड बढ़ती है, बेसिक डिमांड। अगर लोग ज्यादा पैसे मांगेंगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, इससे जो पूरी ओवरऑल जीडीपी है उसको फायदा होगा। तो उसको बेसिकली किनीशियन कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि इंजेक्ट करो थोड़ा पैसा लोगों के अंदर, जिसके थ्रू पूरा देश राइज कर सकता है। बट यार सैडली हमारे पॉलिसी मेकर्स इस साइड से ना सोच के थोड़ा सप्लाई साइड से सोचते हैं, जिसके चक्कर में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बात कितनी सही रहेगी, मैं एक हमेशा एनालॉजी लिया करता था कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारा एक जो प्रतिष्ठित संस्थान है इसरो, उन्होंने अंतरिक्ष में विमान भेजे हैं, सैटेलाइट्स भेजे हैं, और हमेशा ये कहते थे कि हमने सबसे सस्ते में भेजे हैं। क्या उसका एक मेजर कारण ये भी है कि जो उसमें जो लेबर के जो कॉस्टिंग है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से, वो लेबर जो उनकी सैलरी थी वो हिस्सा बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, जिसके कारण ये इतना सस्ते में हो पाया? हो सकता है, हम इसके बारे में अब श्योर तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ना मैंने पढ़ा होगा, ना आई डोंट थिंक हर्षल ने भी पढ़ा है। बट आप जो बात कर रहे हैं ये एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि इवन जब हम
जब से ग्लोबलाइज्ड हुए हैं बहुत सारे, जैसे हमारे कॉल सेंटर्स बहुत सारे इंडिया में क्यों आए, फिलीपींस में क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे वेजेस तुम्हें वर्कर्स को काफी कम देने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू बाकी कंट्री। इवन जो आज हमारे देश में हम कहते हैं हम ये बॉयकॉट कर देंगे, हम उसका सामान नहीं लेंगे, कुछ भी सामान एक देश में तो बन ही नहीं रहा। सारा कुछ कहीं अलग अलग जगह पे जहां जहां सस्ता सस्ता बनता है, हर सस्ती लेबर, हर देश की सस्ती लेबर से लेकर बनाया जाता है। तो आप जो बात कह रहे हैं वो क्वाइट पॉसिबल है, बट हम आई डोंट थिंक मैं हर्ष में से कोई भी 100% इसके बारे में बोल सकता है, बट दैट इज क्वाइट पॉसिबल। जस्ट टू ऐड टू व्हाट शिप्रा सेड, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ग्लोबल वैल्यू चेन बोलते हैं। कितनी वैल्यू किसी कंट्री में ऐड हुई है, ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क है। तो कोई एक प्रोडक्ट, अगर एप्पल का आईफोन है, वो सिर्फ चाइना में या इंडिया में नहीं बनता, उसके छोटे छोटे पार्ट अलग अलग जगह में वैल्यू ऐड होती है। उन वैल्यू एडिशन में से कितना लेबर को मिलता है, दैट इज द पॉइंट विकास जो आप हमसे बात पूछ रहे हैं। वेजेस कहीं पे भी अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखिए बहुत हाई नहीं है। हाँ, हो सकता है वेज जो लॉज हैं वो कई जगह पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहे हो, बट या जो कंट्रीज हैं जिनकी अभी शुभ्रा बात करी थी, फिलीपींस, आप बोले बांग्लादेश का अपैरल सेक्टर, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया के अंदर भी अपैरल सेक्टर था, उसके अलावा जो हमारे और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, लेदर और जो डिफरेंट सेक्टर, वहां पे वेजेस इतनी सप्रेस्ड होती हैं जिस चक्कर में कई सारी बाहर की ब्रांड्स आके इंडिया से प्रोडक्ट बनवा के अपना ब्रांड लगा के उसको बहुत हाई वैल्यू में बेचते हैं। तो इसको एक तरीके का हम बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड या मॉडर्न कॉलोनियलिज्म ही है ये, जो हम बचपन में आजादी से पहले पढ़ते थे कि अंग्रेज यहाँ से प्रोडक्ट ले जाके हमें ही बेच रहे हैं। अच्छा, तो इस पे मैं आप जेएनयू से हैं, और अगर जेएनयू के फी स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर जेएनयू के अर्बन नक्सलिज्म के ऊपर एक जो मुद्दा बना दिया है गोदी मीडिया ने कि स्टूडेंट फ्री में क्यों पढ़ते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऑब्वियसली शिक्षा भी इस देश की बात का एक मुद्दा जरूर होगा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और जेएनयू में ऐसा क्या है जिससे सबके कान खड़े हो जाते हैं? मैं फ्री के ऊपर बात करूंगी। फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए? लाइक जब लोग पूछते हैं जेएनयू में पढ़ाई की सब्सिडाइज क्यों है, तो द क्वेश्चन इज कि आप लोगों की पढ़ाई सब्सिडाइज क्यों नहीं है? हमारा देश कोई मोनार्किक कंट्री नहीं है, हम कोई कलोनियल रूल के अंडर नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हर बंदा इक्वल है। तो पढ़ाई का हक सिर्फ एक ऐसी फैमिली को क्यों हो, ऐसी फैमिली के बच्चे को क्यों हो जो लाख लाख रुपए दे सकते हैं? आज बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज हमारे पास इतने कम कॉलेजेस हैं, जेएनयू, डीयू के, एचसीयू के जैसे इतने कम कॉलेज हैं, उनको लोन लेना पड़ता है, वो लाखों के लोन लेते हैं ताकि बच्चे को बेसिक पढ़ाई करा सके, एंड दैट इज सो अनफेयर। तो द बात ये नहीं है कि जेएनयू की पढ़ाई नहीं सब्सिडाइज है, तो क्वेश्चन इज कि सारी जगह सब्सिडाइज होनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ बच्चों की पढ़ाई नहीं, हर बंदे का हक है पढ़ने का। अगर एक 40 साल का बंदा रियलाइज करता है कि उसको पढ़ाई करनी है तो उसको क्यों ज्यादा पैसे देने पड़े? उसको भी उतना हक है, एक छोटे बच्चे को भी इतना हक है, एक 12, 20, 11 जितने भी साल के लोग हैं जिसको जब पढ़ना है। हमारे देश में हर किसी को राइट होना चाहिए पढ़ाई करने का और फ्री में पढ़ाई करने का। एंड या तो पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब कि, और वो भी फ्री में? भाई क्या फर्क पड़ेगा अगर लोग नहीं पढ़ेंगे तो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये फर्क पड़ेगा कि अगर लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो सवाल करेंगे, इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हम सबकी नौकरी लग जाएगी, मोस्ट ऑफ अस की नौकरी नहीं भी लगेगी, कोई जैसे कंडीशन चल रहा है। पढ़ाई नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई एक आउटर वर्ल्ड को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जेंडर इश्यूज होते हैं, हर बंदे का जेंडर इश्यूज के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट होता है कि मेरे साथ ये हुआ, कुछ गलत हुआ, पर तुम्हारा जो पैरामीटर है वो 100 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। पढ़ाई के थ्रू वो जो आउटर वर्ल्ड है तुम उससे एसोसिएट होते हो, तुम अलग अलग थिंकिंग से मिलते हो, अलग अलग तुम्हें एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो उसके बाद जो तुम्हारी रैशनैलिटी डेवलप होती है वो एक होलिस्टिक रैशनैलिटी डेवलप होती है, दैट मेक्स यू तो मैं नहीं कह रही पढ़ाई से ही तुम एक कंप्लीट पर्सन बन सकते हो, बट दैट इज वन ऑफ द स्टेप्स जो तुमको लेना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, काफी एक्सपीरियंस होते हैं, काफी कुछ जानते होते हैं, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर तुम्हें अगर जानना है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है या फिर अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, पढ़ाई वहां पे एक एक लिंक, एक ब्रिज का काम करती है। तो जेएनयू में जैसे कि पढ़ाई सब्सिडाइज्ड है, जेएनयू में एडमिशन कितना इजी है हर्षल? जेएनयू में एडमिशन प्रोसीजर मैं कहूंगा कि कोई ना कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज जाके एक बार जेएनयू की वेबसाइट पे जाके एक बार एडमिशन प्रोसीजर चेक करे।
किस तरीके से एडमिशन होता है। एक तो एडमिशन होना आसान नहीं होता, एडमिशन के लिए इट्स NAC रेटेड सेकंड हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडमिशन सबका नहीं हो जाता जैसा लगता है। बट आप उसका एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं ना विकास, अगर आप किसी बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जो बहुत ज्यादा ही रूरल क्लासिफाइड है हमारे डेटा के हिसाब से, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं कि आपके जेएनयू में एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप और एक क्वेश्चन बताता हूँ जो मैंने अपना एडमिशन फॉर्म भरते हुए, मैंने आज पहली बार, मतलब मैं 4 यूनिवर्सिटीज पढ़ चुका हूँ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहली बार जेएनयू में एक क्वेश्चन था जो एडमिशन के टाइम पे उन्होंने पूछा था कि आपका डिस्टेंस कितना था आपके स्कूल से। वो अपने एडमिशन फॉर्म में पूछते हैं जेएनयू के जो एडमिशन है, एंड अगर आपका डिस्टेंस अगर होता है 3 किलोमीटर से ज्यादा, तो आप लोगों को उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना विकास, इसको हम इंक्लूजन बोलते हैं, इंक्लूसिव बनाना। इसी चक्कर में जो मेरे अभी क्लासमेट्स हैं जो जेएनयू के अंदर पढ़ते हैं, वो बहुत छोटे छोटे गांव से आए हुए लोग होते हैं जो यहाँ पर आए हैं, बिकॉज उनको कई जगह पे जहाँ मौका नहीं मिलता क्योंकि प्राइवेटाइज हो जा रही है एजुकेशन, जेएनयू वो मौका प्रदान करते हैं। जो आपकी सब्सिडीज की आप बात करो, टैक्स की बात करो, वो हर जगह होना चाहिए, सब लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन मिले और प्रॉपर यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि जेएनयू में एडमिशन आसान नहीं है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स और एक डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड भी उसके लिए चाहिए। और इस बात में तो मैं भी मानता हूं कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं तक फ्री या फिर एटलीस्ट हाईली सब्सिडाइज्ड होना चाहिए, ताकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इंडिया का एक मेजर सेक्शन अंडर प्रिविलेज्ड है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है हैवी एजुकेशन। वो जब पढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, समर्थ बनेगा, कल को जाकर जब वो नौकरी करेगा, इन्वेंशन करेगा या फिर बिजनेस खोलेगा, वही बंदा या बंदी सरकार को टैक्सेस भी देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल, देश की बात फाउंडेशन, इसके जरिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं? देश की बात फाउंडेशन जो है उसको हम एक प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं, एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं, जहाँ पर लोग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम डाइवर्स प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो या फिर होम मेकर्स हो, जो आइडियोलॉजिकली अपने, जो हमारे इस समय कंट्री के इश्यूज चल रहे हैं, काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इश्यूज, सबके ऊपर क्वेश्चन रेज करें और उसका सोल्यूशन ढूंढें, जो एक पॉजिटिव, हम एक आइडिया पॉजिटिव नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। ओके, तो करेक्ट मी इफ आई अंडरस्टूड इट राइट, वर्ल्ड अक्रॉस विद इन इंडिया जो एनआरआईज है बाहर या फिर इंडिया के सुदूर क्षेत्रों में लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आवाजें हैं और वो कुछ सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, अपने आइडियाज देना चाहते हैं ताकि पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट हो। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आकर वो सब इकट्ठे होकर उन पॉलिसीज पर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समझ को और बढ़िया बना सकते हैं, दूसरों के व्यू पॉइंट को समझ सकते हैं। और आप इन सब जो ये युवा शक्ति है, आप इसको आगे लेकर एक आवाज बनाना चाहते हैं जो सरकार के कानों तक पहुंचे। क्या ये सही है? बिल्कुल, आपने ज्यादा अच्छी तरह समझाया। यही है। आप अच्छी टीचर हैं तो मुझे समझ में आ गया, धन्यवाद इसके लिए शिप्रा जी। आप पीएचडी हैं, वैसे भी कल को आप कहीं प्रोफेसर भी बनेंगे। तो हर्षिल, अब तक ये कब शुरू हुई थी, कितने लोग जुड़ चुके हैं और आगे का आपका एक्सपेंशन प्लान क्या है? सो बेसिकली विकास 2.5 year old ऑर्गेनाइजेशन है हमारी देश की बात फाउंडेशन, जिसके अंदर हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं गोपाल राय जी, उनके अंडर हमने पॉजिटिव नेशनलिज्म एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरी आइडियोलॉजी है, ये अभी मैं आपको बोलूँ कि हम कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स करवा चुके हैं ऑर्गेनाइज इन दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली बहुत सारे कैंप्स हो चुके हैं हमने, जहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं, अवेयर करते हैं रियल इश्यूज पे हमारी कंट्री के। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी जब ये कोरोना पैंडेमिक हुआ उसके बाद हमने रियलाइज किया वी नीड समथिंग। हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, एग्रीरियन डिस्ट्रेस है, लेबर प्रॉब्लम्स है, उन सबको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अभी हम एक इंडियन यूथ डायलॉग कर रहे हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप उसका लिंक अगर अपने कमेंट सेक्शन में डाल दें तो और लोग भी वो देख पाए। तो हमारी एक वेबसाइट है www.deshkibaatfoundation.com। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको इंडियन यूथ डायलॉग दिखेगा जो हम 15 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में करवा रहे हैं। 2 लेक्चर्स रोज होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ऑल ओवर इंडिया स्पीकर्स आके बोलेंगे। अभी तक आई वुड से हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी हैव गॉट मोर देन 5500 रजिस्ट्रेशंस इन लास्ट 3 months एंड हम 3 महीने से इस इवेंट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ऐसे, जो एक्चुअली मैं आपको बोलूं, जो आप दोनों ने बोला उसके अंदर एक लाइन बोलूंगा,
कि इस कंट्री के लिए कंसर्न है, दैट्स इट। हमारा और कोई पैरामीटर, कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है। इस देश में जो हो रहा है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं और कंसर्न है, वो उस पैरामीटर के ऊपर हम जज करते हैं। बट ये अगर आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद की प्रोसेस के बारे में शायद शिप्रा मेरे से बेटर समझा सकती है। तो आप कह रहे हैं कि 5500 लोग अब तक आपके साथ रजिस्टर कर चुके हैं। अच्छा, विमेन पार्टिसिपेशन कितना है इसमें? विकास, मैं आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं तो जो हमारी कंट्री का हिसाब है पॉपुलेशन का, उतना ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। दैट इज अराउंड हाफ। दैट इज लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज अराउंड 47 point some percent, so tentatively around 50% जो हमारे registrations आती हैं, that is from women, and we focus on getting people from all backgrounds. We focus for getting people from marginalized backgrounds, Dalits. We try to get tribals. We try to get people from different rural parts of the world of India, जहाँ से वो different जो छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं, उन लोगों को हम इसका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आया हर्षिल, इसके अंदर आप कह रहे हैं कि आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग आपके साथ आकर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े और वाद विवाद हो पॉलिसीज के ऊपर, कुछ आप सीखे कुछ वो सीखे, जो एक विचारों का इको चैम्बर बना हुआ है उसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। मतलब कि उसके अंदर हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे बढ़कर कंटेंट के ऊपर बात हो सके, मेजर कंटेंट, एप्लीकेशन, रीजंस, रिस्क, इम्पैक्ट, आप अपनी सोच को थोड़ा सा और बढ़ा सके। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, गोपाल जी हमें पता है आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या ये आम आदमी पार्टी रिलेटेड है या उतने तक ही आम आदमी पार्टी के मेंबर्स की ज्वाइन करने की ये है, या फिर क्या है? क्योंकि कोई ये कह सकता है कि ये तो आम आदमी पार्टी अपना मेंबरशिप ड्राइव बढ़ा रही है इसके जरिए, ये तो पॉलिटिकल तरीका है। इसके ऊपर आपका क्या? ओके विकास, दिस इज अ क्वेश्चन जो हमसे कई बार पूछा जाता है एंड हर बार हम एग्जैक्टली सेम आंसर करते हैं जो आपके माध्यम से हम और लोगों को बता पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों का जो इस कंट्री के बारे में कंसर्न है। गोपाल राय जी का जुड़े होने से हाँ, ये लोगों को लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना वो बढ़ा रही होगी, लोग बढ़ा रही होगी। बट स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, गोपाल जी ये बताते हैं कि जब वो बने, दिल्ली के मिनिस्टर बने, उनको पता चल गया कि सिर्फ दिल्ली में पावर में आने से कुछ नहीं होएगा, सोच बदलनी जरूरी है। जो दिमाग से हम सोचते हैं ना, वो सोच जो आईएएस ऑफिसर्स की जिनसे वो मिले, डिफरेंट लोगों के जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिले, दूसरे लोगों से मिले, उन्हें पता चला कि सिर्फ मिनिस्टर बनने से अगर वो कुछ चाहेंगे उससे नहीं होगा, सोच बदलनी जरूरी है। और हम उस सोच बदलने के लिए जो हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो वो सारे लोग वो हैं जहाँ हम जो लोग हैं यहाँ पे सारे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे कोई हम इस हिसाब से देखते हैं ये आम आदमी पार्टी वॉलंटियर है या कोई बीजेपी का वॉलंटियर है या कोई कांग्रेस का वॉलंटियर है या आरजेडी का या किसी भी पार्टी का। हम उससे सिर्फ बात करते हैं मुद्दों पे। क्या आप इन देश के मुद्दों के ऊपर आपकी क्या समझ है, आपके जाति के मुद्दे पे क्या समझ है, धर्म पे आप क्या सोचते हैं, उन सारी चीजों पे हम बात करना चाहते हैं। और आप इस देश के जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करें, हम उसके बेस पे हमारी टीम को आगे एक्सपैंड करते हैं। और एक मतलब आपको थोड़ी सी ये इनसाइड चीज है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको जरूर पता और आपके माध्यम से हम और लोगों को बताएं। हमने कहीं पे भी गोपाल जी का जो लिंक्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनको यूज भी नहीं किया और नाइदर कभी गोपाल जी ने हमें बोला कि वो यूज करें। हम हर स्टेट के अंदर कोशिश कर रहे हैं 50 लोगों की हमारी टीम हो जो उस स्टेट को लुक ओवर करेगी, और उनमें से कोई किसी को भी कांटेक्ट करने के लिए हमने आम आदमी पार्टी की जो स्टेट कमिटी की टीम्स होती हैं उनमें से किसी को कांटेक्ट नहीं किया। हमने अपने रजिस्ट्रेशन, हमारे ट्विटर स्टॉर्म, हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया और हमारे लिंक्स जो देश के बाद फाउंडेशन के लिंक है उनके थ्रू इन लोगों को कांटेक्ट किया। तो आई थिंक ये मोर और लेस आपके मुझे क्वेश्चन एक एग्जांपल दीजिए, किसी एक मुद्दे पर आपने इतने लोगों से इंटरव्यू, साक्षात्कार किया है, रूबरू हुए हैं, किसी एक मुद्दे पर मुझे कोई एग्जांपल दीजिए, आपको वेरिंग ओपिनियंस मिले हो और आपको लगा हो अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था, समथिंग लाइक कोई ऐसा आपके पास वाक्य है शेयर करने के लिए? शिप्रा, आप लेना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सोच रही हूँ क्योंकि एक्चुअली में इतने सारे, हाँ मतलब अब मैं बहुत कल का बताती हूँ, कल का एग्जांपल देती हूँ। तो कल हम ऐसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कौन सा फेवरेट रेवोल्यूशनरी है, फ्रीडम फाइटर है। तो एक बंदा असम से था, उसने एक लोकल हीरो के बारे में उसकी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने पूरी यूनियन बनाई एंड कैसे फाइट किया एंड देन ही टॉक्ड अबाउट हाउ गोरखास वर पार्ट ऑफ इट एंड हाउ अब उनको एकदम एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट किया जाता है। तो उसका एक पूरा, उसने मेरा जो हिस्ट्री का पैरामीटर था वो इतना था, उससे मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। तो मैं उस समय जब वो बोल रहा था मैं सारा नोट करी जा रही थी। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है।
सोशल पॉलिटिकल कास्ट, आप समझते हो ना कि ये इश्यूज ऐसे हैं जो सिर्फ आपके और मेरे नहीं है, वो ये हम सबके हैं, सबकी लाइफ के अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड कई बार तुम सोचते हो हाँ ये भी है, I mean, मैं अभी पिन पॉइंट नहीं कर रही क्योंकि इतने लोगों से बात हो चुकी है। और पर थैंक यू शिप्रा। इस पर मैं एक भी बात इसमें ऐड, एक सॉरी विकास, मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि लाइक हम गोपाल जी ने किताब लिखी है सकारात्मक राष्ट्रवाद, जिसका अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉजिटिव नेशनलिज्म भी आया है, जो हम देशवाद फाउंडेशन की हमारी आइडियोलॉजी का पार्ट है। तो हम जैसे हमने किताब पढ़ी है, मैंने कई बार वो किताब पढ़ी और मैं कई तरीके से उस लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने हमने किसी एक पर्सन जिससे हम बात कर रहे थे उससे पूछा आपके हिसाब से पॉजिटिव नेशनलिज्म क्या है। So he answered in one line. He said, respecting the plurality of the country and uplifting everyone to an equal stance. तो मेरे दिमाग में अगर ये मेरे दिमाग में बैठ गई बात कि अगर मैं भी आगे किसी को समझाऊंगा तो दिस इज सच एन एप्ट वे टू एक्सप्लेन एन आइडियोलॉजी। मेरे को उसको पूरा पैरा नहीं बताना पड़ा। सो दिस इज लाइक व्हाट आई गेट। क्या एक बात बताइए, देखिए हम थोड़ा सा ना देसी तरीके से बात करते हैं। ये वाली जो लाइन है कि accepting the plurality and uplifting everybody, ये किताबी बातें हैं, अच्छी लगती हैं। रिसर्च में बैठ के कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में हम बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी की बातें इसी रूम में बैठ के कर सकते हैं। रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है? जब तक लोगों को उसके एप्लीकेशन के बारे में नहीं समझ में आएगा, इस तरफ वो सोच नहीं आ पाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि रिस्पेक्टिंग द प्लुरैलिटी का मतलब क्या है? What, मतलब कि सब कोई रिस्पेक्ट करता है सबकी। व्हाट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द प्लुरैलिटी, मतलब कि वो नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द प्लुरैलिटी, उसका एग्जांपल। ओके आई थिंक मतलब मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल एस्पेक्ट में जाऊंगा, बट आई वुड लाइक मेरे को आप 2 मिनट दें तो मैं आपको ये बात समझा पाऊं। नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंसिवली डिबेट हुआ था थ्रू आउट द हिस्ट्री। आपको अभी भी लोग डिबेट करते हुए दिखेंगे। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद बोलते हैं, इसके आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी अपने लेटर्स एक्सचेंज करते हैं। आज के टाइम पे कई स्कॉलर्स हैं जो इसके बारे में लिखते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे हमारे देश को आजादी मिली, और राष्ट्रवाद वही एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरे थे और यूरोप के अंदर 6 मिलियन जूस मारे गए थे। तो राष्ट्रवाद एक बहुत डिबेटेबल चीज है। लेकिन राष्ट्रवाद को अगर हम सिंपल शब्दों में अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पॉजिटिव नेशनलिज्म, दैट इज सकारात्मक राष्ट्रवाद, एंड द अदर इज नेगेटिव नेशनलिज्म, जो होता है नकारात्मक राष्ट्रवाद। मैं आपको अगर सिंपल अगर मैं अपने दिमाग से बताऊं 4 पॉइंट जो मुझे लगता है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव नेशनलिज्म अलग होते हैं। पॉजिटिव नेशनलिज्म की जो फाउंडेशन होती है वो होती है लव, एंड नेगेटिव नेशनलिज्म जो होती है जो उसकी फाउंडेशन होती है हेट। पॉजिटिव नेशनलिज्म बात करती है सब लोगों की रिस्पेक्ट करने की, जो आप अभी बात कर रहे थे। नेगेटिव नेशनलिज्म नकारात्मक राष्ट्रवाद बात करती है लोकेटिंग एन एनिमी विद इन, अपने ही देश के अंदर किसी को एक प्रणाली के लोगों को दुश्मन बना देना और सब लोगों को उसके खिलाफ एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, ये हमारे दुश्मन है। एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं। हम अगर रामायण की बात करें, उसमें जब रावण सीता का हरण कर लेते हैं तो विभीषण आवाज उठाता है कि रावण आप ये गलत कर रहे हैं, आपको महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, आप लंकापति रावण है, आपको ये इज्जत के साथ ये वापस लौटा देनी चाहिए। जो हुआ चलो ठीक है अब तक, लेकिन इसके आगे मत बढ़िए, गलती और भारी हो जाएगी। तो रावण उसको देश निकाला दे देते हैं। वहां पर सकारात्मक और नकारात्मक, आप क्या कहेंगे कि जो विभीषण ने किया वो सकारात्मक राष्ट्रवाद था, नकारात्मक राष्ट्रवाद था? दैट वाज पार्ट ऑफ पॉजिटिव नेशनलिज्म, जहां पे लोगों को बोला जाए, सबके बारे में इक्वल ओपिनियन रखा जाए और अपनी बात रखने का मौका मिला जाए, जो एक बहुत एथिकल और मॉरली करेक्ट बात हो, जहाँ पे ये बात ना हो कि किसी और को मतलब अटैक करें किसी और के ऊपर और उसके थ्रू हम सोच रहे हैं कि हमारा जो देश है, जो रावण की लंका थी, वो आखिर में जली। क्यों जली? क्योंकि इस पूरे जो आपने अभी स्टोरी बताई है उसके अंदर उन्होंने एक नकारात्मक चीज करी है। तो दैट इज द पॉइंट। जो नेगेटिव नेशनलिज्म होती है वो बेस्ड इस चीज पे होती है कि लोगों को तोड़ने की बात करेगी। पॉजिटिव नेशनलिज्म हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करेगी। तो ये जो 2 चीजें हैं ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहती हैं। हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई थी वो सकारात्मक राष्ट्रवाद के थ्रू लड़ी गई थी, लेकिन हाँ, हमारे देश में जो हम धर्म के नाम पे देखते हैं लोगों का विभाजन होता है, आज भी जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म के नाम पे काम करती हैं, वो नकारात्मक राष्ट्रवाद फैलाने की कोशिश करती हैं, जिनका हम हाईली अपोज करते हैं। मैं दोस्तों अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, देखिए मैंने अपने एक ब्रेन वॉशिंग वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। अस वर्सेस देम का एक टैग लगा दिया जाता है, जहां पर आप कैरेक्टर असैसिनेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, मेन मुद्दे पर फोकस कम रहता है। आप अस वर्सेस देम, मेन वर्सेस विमेन में भी देखते हैं,
आप अस वर्सेस देम डिफरेंट रिलीजन्स में भी देखते हैं, डिफरेंट कास्ट सिस्टम में आ जाता है, डिफरेंट स्टेट्स में आ जाता है, फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी आ जाता है। अगर कल को एलियंस आएंगे तो वहां पे भी अस वर्सेस देम हो ही जाएगा कि तब पूरी मानव जाति वर्सेस एलियन। तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये टूल्स अवेलेबल रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन टूल का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए करें या कंस्ट्रक्शन के लिए करें। इसी चीज में विकास में आपने एक पहले क्वेश्चन पूछा था लेकिन मैं उस टाइम आंसर नहीं कर पाया, लेकिन मैं जरूर अभी बोलना चाहूंगा। तो आपने जेएनयू की बात करी, जेएनयू मुद्दा क्यों है? जेएनयू सवाल उठाता है, जेएनयू जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनके ऊपर सवाल उठाता है। एंड अगर एस्टैब्लिशमेंट जो काम कर रही है, अगर वो सही काम नहीं कर रही है, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ सवाल उठाया जाए, उन लोगों को आप एंटी नेशनल नहीं बोल सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिक करें, आप उस चीज को अर्बन नक्सली या एंटी नेशनल बोलेंगे, तो आप एक्चुअल इश्यू से, देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनसे और दूर जा रहे हैं। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मैंने यहाँ के जेएनयू में क्या सीखा है, लोग यहाँ पे पॉलिटिकली अवेयर हैं, राजनीतिक तौर पे लोगों के बीच में जागरूकता है, और वही चीज को किल करने की बात करी जाती है। इसलिए जेएनयू इशू, आपने बात करी थी फीस स्ट्रक्चर की, क्यों जेएनयू का फीस स्ट्रक्चर इशू है? जिस टाइम पे जेएनयू में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम पे पूरी इंडिया के अंदर 173 यूनिवर्सिटीज में फीस के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन सिर्फ जेएनयू इशू है। तो ये जो इशू है, ये पूरा टेलर मेड, जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि पार्टी या नैरेटिव ऐसा फैला दिया जाता है कि ये लोग नहीं, हमारे देश के आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते, जो आउटराइटली गलत है, जिसको थ्रू अवेयरनेस हमें ठीक करने की बहुत जरूरत है। एक आम आदमी से जब मेरी बात होती है, जनरली तो वो अपने घर परिवार की रोजी रोटी में ही व्यस्त रहता है, लेकिन शाम को टीवी देखते हुए वो अपना थोड़ा मन बहलाने की कोशिश करता है, तो उसको कई बार ये लगता है कि यार सब कुछ तो सही चल रहा है देश में। अपने टीवी एसी रूम में बैठ के उसको लगता है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, ये इन्होंने कुछ किया नहीं, आज तक इनकी कोई नाम नहीं, ख्याति नहीं, इन्होंने वैसे ही देश में कलेश कर रखा है। इसके बारे में, सोच के बारे में कभी क्या लगता है आपको, उसका क्या कारण है कि उसको ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि जेएनयू के जो लोग किसी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, वो मुद्दे पर ना बोलकर वो उस आदमी के मन में ऐसा थॉट क्यों आ रहा है, क्यों पनप पा रहा है ऐसा थॉट कि वो आपके मन में या मेरे मन में नहीं पनपता? सबसे पहले उसके फोन के अंदर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद करवा दीजिए, और वो जो मीडिया चैनल्स देखता है उनको हटवा दीजिए। और ये तो पॉसिबल नहीं है, देखिए ये तो आप मतलब ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी जो उसको कंटेंट फीड हो रहा है ना विकास, जो कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, वो इस तरीके से फीड हो रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको एक अभी जो हमारे देश में प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए, मतलब जो मेरे को लगता है क्या प्रॉब्लम है, एक बंदा जिसके साथ कुछ बुरा होता है, सपोजिटली आपका बच्चा है विकास, वो दुखी है क्योंकि उसे भूख लग रही है, और वो अभी थोड़ी देर भूख लगी, आपने उसको कुछ कुछ बातें करी, मैं तेरे को खाने में ये दूंगा वो दूंगा, और वो उसको लगा चलो ठीक है मिलेगा, फिर उसको थोड़ी देर तक खाना नहीं मिला, वो रोना शुरू हो गया। वो रो रहा है क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो आपने उसका सोल्यूशन क्या निकाला? आपने उसे एक अलमारी के ऊपर बिठा दिया। अब वो अलमारी के ऊपर बैठ के वो रो रहा है, लेकिन वो इस टाइम ये रो रहा है कि मेरे को अलमारी से नीचे उतार दो। वो, लेकिन भूख तो अभी भी नहीं मिटी है ना। तो हमारे देश में सिर्फ ये चल रहा है विकास कि एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे में भटका दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जो आवाज उठाता है उसको एक नया मुद्दा दे दिया जाता है, क्या ये मुद्दा है, अब ये मुद्दा हटके फिर एक और नया मुद्दा आ जाएगा, तो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं होगी। इसी बात को मैं कहता हूँ कि इसको हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड रहना चाहिए, प्रॉब्लम आपका जो है उस पे फोकस रहना चाहिए। लेकिन वो जो बच्चा रो रहा था, उसको पता है कि वो खाने के लिए रो रहा है, ऐसा क्या किया जाए कि वो बच्चे का ध्यान ना भटके? अगर उसको अलमारी के ऊपर भी बिठा दिया जाए तो पहले भूख की ही बात करे और फिर अलमारी की बात करे। इसके लिए आई थिंक ये जो फोरम है लोगों को ये ही बताएगा, यही शब्दावली समझाएगा कि कैसा हमारा मानसिक तौर पर शोषण किया जा रहा है, कैसा इमोशनल तौर पर हमें बहलाया जा रहा है। तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? आपको लगता है कि आप कैसे डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं मुद्दों से? शिप्रा, आप बताना चाहें? मैं अभी आपकी पुरानी वाली बात पे ही थी, जो आप कह रहे हैं कि एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे जो भटकाया जाता है। एक चीज मैं पुरानी बात में ऐड करना चाहूंगी। अगर आप देखते हैं लोग कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मैं जैसे एक न्यूज चैनल ने एक बंदे से पूछा था कि देश में क्या इंपॉर्टेंट है इस समय, मंदिर बनना या एडुकेशन। उस बंदे ने कहा मंदिर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको हम एक तरह से देख सकते हैं कि हाँ बंदा कितना आना, जो भी जिस भी तरह देख सकते हैं। एक तरह से ये देख सकते हैं कि हर इंडिविजुअल अपने से बढ़कर किसी चीज से एसोसिएट होना चाहता है।
वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी उससे बढ़कर एक बड़ी चीज से इन्वॉल्व होना चाहता है। तो उसको अगर हम अलाइन करें, उसको अगर हम चैनल करें एक बेटर चीज की तरफ, अगर उसे पता ही नहीं है कि मतलब अगर हम न्यूज चैनल से बात करें, कितने लोग पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग इक्वालिटी के बारे में, कोई बात ही नहीं कर रहा तो कैसे अपने आप बनना जाएगा। वो तो सिर्फ जो पैरामीटर्स जो उसके सामने रखे जाते हैं उसमें से देखता है ना, कि जब पूरा दिन उसके सामने टीवी में पर्टिकुलर चीजें कि ये कम्युनिटी खराब है, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, अमिताभ बच्चन के साथ बड़ा कुछ कुछ फीड करते रहोगे, उसी में से किसी में लाइन होने की कोशिश करेगा। अगर हम उसके सामने देश की बात फाउंडेशन से हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के सामने इश्यूज लाएं जिससे वो कनेक्ट हो सके, ताकि उन्हें फील हो कि हाँ ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ा इशू है, तो मैं इससे आवाज उठा सकता हूँ। कई बार हमें शर्म आती है, अगर मैं गरीब हूँ मेरे को लगेगा यार ये तो मेरे शायद पर्सनल इशू है, और लोग क्या बढ़ा देते हैं, ऐसे कोट्स ले आते हैं, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर प्रॉब्लम। मतलब और जो बंदा वल्नरेबल है, जो बंदा मार्जिनलाइज्ड है, तुम उसको ही ब्लेम कर, उसको ही विक्टिम बना देते हो, तो वो बंदा खुद फील करना शुरू हो जाता है शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, और ये पूरे सोसाइटी का प्रॉब्लम, इस सोसाइटी का नजरिया बन चुका है। तो शिप्रा, इसके ऊपर मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि महिला के तौर पर आप भारत समाज को आज कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा है एक महिला के तौर पर, और क्या बेटर हो सकता है, या फिर आपको रोजमर्रा आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि सोच पे प्रभाव डाला जा सकता है? मैं आपको महिला के तौर पे नहीं, मैं एक महिला जो अर्बन एरियाज में रहती है, जो एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुई है, उसके तौर पे बता सकती हूँ। क्योंकि महिला के तौर पे अगर आप देखेंगे तो महिला इज नॉट वन कैटेगरी, एक अर्बन रूरल, तो फिर ट्राइबल एरिया की, अगर लोअर कास्ट दलित वुमेन, उसके अलग इश्यूज हैं, और उनके भी सबके सेम इश्यूज नहीं है। तो अगर आप उससे एज मेरी सिचुएशन में जो महिला है, जो इतने प्रिविलेज सेक्शन से आती है, प्रिविलेज्ड पोजीशन पे है, उस महिला के साथ भी प्रॉब्लम होती है, ट्रू, बट आई डोंट थिंक, आई मीन इक्वालिटी की प्रॉब्लम एंड वेरियस प्रॉब्लम। तो मतलब मैं अभी अपनी इश्यूज के बारे में बात करके वो जो जेंडर प्रॉब्लम, महिला का जो इशू है ना, उसकी सैंक्टिटी नहीं वो करना चाहूंगी, रिड्यूस करना चाहूंगी, मैं ऐसी बातें करना शुरू हो जाऊं कि मुझे रात को नहीं घूमने दिया जा सकता, वो सब बात की बातें हैं। नहीं, लाइक विमेन को मैं आपको फिर भी जानना चाहूंगा कि मतलब कि देखिए, जैसे आपने सही बताया कि मैं बाकियों के इश्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ, मेरे सेक्शन की महिलाओं को इशू को नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूँ कि आपके लेवल पर भी क्या इश्यूज हैं। हम नीचे वाले इश्यूज की भी बात करेंगे, आपके लेवल पर 2 या 3 इश्यूज जो आपको लगता है कि क्या। ठीक है, मेरे लेवल पे क्या इश्यू है मैं बताती हूँ। अब सिर्फ मेरे लेवल पे ये इश्यूज नहीं है कि सिक्योरिटी का इशू, तुम्हें सिक्योरिटी, फैमिली से परमिशन, ये सब के अलावा मेजर इशू क्या है, अगर मैं आगे जाके सवाल उठाऊंगी, अगर मैं, जैसे तुम बाकी सारे एक्टिविस्ट को देखोगे, जैसे एक विमेन एक्टिविस्ट आती है, वो अपनी बात करती है, सवाल उठा के, सीधा उसका करेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। तो रादर देन टॉकिंग अबाउट कि वो किस टॉपिक पे बात कर रही है, लोग क्या बात करेंगे, ये तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, इसका तो करेक्टर ही ऐसा है, इसको ये कर देते हैं। तो यहाँ पे इफ आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू गेट, मेरा पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका पॉइंट आ रहा है, लेकिन मैं एक तो कुतर्क इस पे कुतर्क ऐड करना चाहूंगा जो जनरली मैं भी सुनता हूँ। आप उसको अपने तरीके से बता सकती हैं, मुझे भी ज्ञान दे सकती हैं। जैसे अगर हम मेल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियंस की बात करें, तो कैरेक्टर असैसिनेशन तो उन पर भी होता है, उनके ऊपर भी रेप चार्जेस लग जाते हैं, या फिर जैसा भी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर जो एक एक्टिविस्ट आ रहा है राजनीति सामाजिक क्षेत्र में, उसको मेंटली इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन तो होगा, मतलब कि आप उसको फिर से वही विक्टिम ब्लेमिंग, देखिए ये थोड़ा सा एक ट्रिकी एरिया है कि विक्टिम ब्लेमिंग भी हो सकती है, लेकिन आपको ये पता है कि आप इसमें आ रहे हैं तो आपको इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा, जब तक कि फिजिकल वायलेंस। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगी, करेक्टर असैसिनेशन का मेरा मतलब ये है कि से मेरा मतलब ये है इनफैक्ट कि आप ठीक कह रहे हैं कि अगर एक आदमी भी आता है तो उसका भी करेक्टर असैसिनेशन किसी और तरीके से होगा, चीजों से होगा। अभी बहुत रिसेंटली कॉमेडियंस के बारे में चल रहा है, कैसे एक फीमेल कॉमेडियन ने कुछ कुछ बात बोला एंड उसको रेप थ्रेट्स आ गए एंड ऑल। सेम बात कुणाल कामरा करता है, ठीक है, उसको रेप थ्रेट्स नहीं आते, उसके थ्रेट्स अलग तरीके के होते हैं। एक कोट मैंने पढ़ा था, हमारे देश में अब एक फीमेल को अपनी कैरेक्टर, एक दलित को अपना मेरिट,
और एक मुस्लिम को अपना पेट्रियटिज्म प्रूव करना पड़ता है। तो जब तुम डिबेट करते हो तो बाकी सारी चीजें साइड लाइन हो जाती हैं। तो अगर तुम सो एंड सो कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तुम्हें सीधा टैग कर दिया जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट विमेन, अगर तुम दलित हो तो तुम्हें अपना मेरिट प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारी बात तुम करो वो हम बाद में सुनेंगे, पहले तुम बताओ कि तुम बोलने लायक हो कि नहीं है। तुम मुस्लिम हो, तुम्हें अपना पेट्रियटिज्म प्रूव करना पड़ेगा। हमारी जनता से थोड़ा रिलेट करते हैं हर्षिल, क्योंकि आप पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बताइए, आज तक आपका कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए आपको क्या क्या शब्द बोले गए हैं? मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए मुझे बोला जाएगा, मतलब वही जेंडर पे आ जाएगा। नहीं, क्या क्या मेरे को एग्जैक्ट वो वर्ड बताइए कि आपको क्या 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 चीजों से संबोधित किया गया? मुझे ये बोला जाएगा गे है, जेनू का अर्बन नक्सली है, ये तो एंटी नेशनल है। मतलब अब मेरे को जो लोग जानते हैं उसके थ्रू करेंगे, नहीं तो मोटा है, पतला है, जो कहीं ना कहीं से जो कैरेक्टर असैसिनेशन इस तरीके का होगा। आपके ऊपर लेकिन विकास में इसी चीज में, मतलब एक चीज आपको, क्योंकि मैं मतलब कभी ना कभी इसके ऊपर स्टडी किया है, जो आप जिस चीज पे लीड करें, मैं उसको एक चीज बता सकता हूँ कि जो मेरे से बातें करी गई और जो वुमेन से जो रेप थ्रेट्स की बातें हो रही है, हर 15 मिनट में एक वुमेन रेप करी जा रही है इंडिया के अंदर। हर एवरी 15 मिनट अ वुमेन इज गेटिंग रेप। 8 अराउंड उनमें से जो 8 दलित वुमेन है, दलित जो वुमेन होती है दलित, दे आर गेटिंग रेप। एवरी 4th विक्टिम इज अ माइनर। 93% जो लोग रेप कर रहे हैं वो लोग नोन है जो विक्टिम है उसको। हमारी अभी लोकसभा के एमपीज, करंट एमपीज हैं, उनके अंदर से 43% के खिलाफ कोई वुमेन के अगेंस्ट उनका कोई क्राइम के चार्जेस लगे हुए हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को साथ में लेके देखें ना, तो जो मेरे साथ जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और जो रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उन चीजों को दो अलग चीजें हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर सकता। और मैं जो शिप्रा कह रही हूँ उसकी बात से बड़ा सहमत हूँ। कोई लड़की मुझे दिखती है, मेरे को उसके अंदर मेरी सेम लेवल पे दिखती है, मुझे उसकी स्ट्रगल दिखती है। मुझे दिखता है कि उसको मेरे साथ पीएचडी अगर वो कर रही है यहाँ पे जेएनयू में, मुझे दिखता है उसने मेरे से कितना ऊपर स्ट्रगल करा होगा, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। शिप्रा, आपको आज तक क्या क्या कैरेक्टर असैसिनेशन, आपको कुछ टैग्स मिले हैं? मुझे मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं हूँ। देखो विकास, मैं अपने बारे में बताऊँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट, और मैं बाहर और लोगों से बात करना बहुत रिसेंटली शुरू हुई। तो देयर वाज अभी रिसेंटली जब ये जामिया वाला इंसिडेंस हुआ, जेएनयू वाला इंसिडेंस हुआ, उससे पहले मैं प्रोटेस्ट में नहीं जाती थी, कुछ नहीं करती, बिकॉज आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो ऐसे कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अभी दिसंबर में इट जस्ट तुम्हारे सब्बर का बांध होता है ना, वो मेरा दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई जस्ट रियलाइज कि शिट, नहीं, इट वोंट वर्क। घर पे रह के कान भी मैं बंद कर लूंगी तब भी मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, मतलब इमोशनली सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तो उस समय ना ऐसे प्लेकार्ड चल गए, थिंक सिचुएशन इज सो बैड दैट सो एंड सो इज आउट। तो एक उसमें से एक प्लेकार्ड सा बना था कि सिचुएशन इज सो बैड दैट इवन इंट्रोवर्ट्स आर हियर। So I was one of those people, the introverts who just couldn't take it anymore. So फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच शिप्रा, कि मतलब कि आप अपनी नॉलेज का, अपने प्रिविलेज का, उसको लेकर, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर आवाज उठा रही हैं लोगों के लिए। आप श्रमिकों के मुद्दे पर, बाकी मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए बाहर आई, और मुझे नहीं लगता कि अब आप इंट्रोवर्ट, एक्स इंट्रोवर्ट हो सकती हैं, लेकिन आप आई हैं आज वी द पीपल एपिसोड 6 पर मेरे साथ, और बात कर रही हैं देश और दुनिया भर के लोगों से, आपके विचार जा रहे हैं। तो आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। एंड जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या क्या कैरेक्टर असैसिनेट, टेररिस्ट, एंटी नेशनल, मुल्ला, कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, आपिया, अच्छा, एक भागा हुआ भगोड़ा, आई मीन ऑल दीज टाइप्स, दीज आर नॉट इवन बॉडी टाइप्स। तो ये वाले कुछ और ये लोग ऐसे हैं, जब वो मुझे ये बोलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं ये हूं, और ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ये ना रहूं? उसके बाद उनका आंसर नहीं आता, तब उनकी गालियां शुरू हो जाती हैं। सर डिबेट का तो है ही नहीं ना, मौका ही नहीं है ना विकास, जो आपने बात करी, डिबेट तो करना ही नहीं है ना, सिर्फ किसी को लेबल कर देना और उसके बाद अपनी चैन की नींद सो जाते हैं। इसी से इनको, मेरे को लगता है कि इनकी कैप्सूल होती है, हाँ मैंने आज 5 लोगों को गाली दे दी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मुद्दों से दूर भगाते रहो, बस लोगों को लेबल करते रहो, यही एक तरीका है जिस तरीके से। मैं अपने दोस्तों को एक बात और बता रहा हूँ, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने काफी वीडियोस में पहले भी कहा है, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं और अगर आप बात कर रहे हैं, ये एक इनकी, आप ब्रह्मास्त्र कह लीजिए या आप इनकी सोची समझी राजनीति कह लीजिए, इनको ये पता है कि ये गाली देंगे, आपका कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे, आपको मुद्दे से भटका देंगे। अगर आपने
आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और वो जो गाली और जो कैरेक्टर असैसिनेट वाला पार्ट है उसको आपको हमेशा फिल्टर कर देना पड़ेगा, और उसकी तरफ एड्रेस भी नहीं करना। अच्छा तुमने ऐसा कहा, नहीं, वो एड्रेस ही नहीं करना। शिक्षा की बात करते हैं, आप ये बताओ कि स्कूल के कमरे टूटे हुए क्यों है, अस्पताल में बेड की कमी क्यों है, अस्पताल के बेड में पानी क्यों है, 1 महीने पहले ब्रिज अगर बना है तो वो टूटा क्यों है। तुम कमीने हो, तुम देशद्रोही हो, ठीक है, देशद्रोही कह लो, कुछ कह लो, ये बताओ ब्रिज टूटा क्यों है। इसके बारे में आपका क्या कहना है अर्शिल? criticizing a government or being an anti-establishment is not being an anti-national. ये बड़ी clearly लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। और आप सच्चे राष्ट्रवादी या सच्चे देशभक्त तभी होंगे जब आप इस देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे। भगत सिंह, जिनको आजकल क्या बोलूं, हमेशा से हम लोग फॉलो करते आए हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात बोली थी, मर्सीलेस क्रिटिसिज्म and independent thinking are the most important things for being a patriot. तो ये दो चीजें आप कभी ना भूलें। आपको क्रिटिसाइज करना होगा एग्जैक्ट पॉलिसी के ऊपर। हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो आपने बात करी, शिक्षा, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जो हेल्थ इश्यूज, जितने सारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर बात आप जब करेंगे तो आप अपनी पेट्रियोटिज्म या अपने देश के प्रति जो आपका प्यार है इन्हीं इश्यूज के थ्रू बता रहे हैं। तो डोंट बी इस इंटरव्यू के जरिए मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। जैसे आपको पता है कि मैं पॉलिसी एनालिसिस करता हूं या फिर फेक न्यूज को करता हूं, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि विकास तुम आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कहा मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ तो बोलता ही नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी। मैं तो वो जो एक्शन कर रहे हैं, जो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है, उनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। वो अपना क्या पॉलिसी ला रहे हैं जिससे सरकार, या नहीं ला रहे हैं जिससे जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है, मैं उस चीज पर ज्यादा फोकस हूं। आप अपने घर में कैसे रहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप जनता की सेवा करने का वादा करते हैं और आप उनको वो किए हुए वादों के हिसाब से वो सहूलियत नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर आप उसका झूठ बोल रहे हैं, वो मेरा इशू है। तो विकास, मैं इसी पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप वैसे आप हमसे क्वेश्चन पूछना, बट मैं थोड़ी सी लीवरेज लेके आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सपोज करते हैं कि आप इस देश पे एक पावरफुल एक पॉलिटिकल पोजीशन पे पहुंचते हैं। मैं यही क्वेश्चन जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं उनसे भी यही क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंचते हैं और आपको दिया जाता है कि इस देश को सुधारिए, क्या चीजें होंगी जिनके ऊपर आप बात करेंगे? तो आप बताइए विकास कि क्या वो चीजें होंगी, क्या वो 4 चीजें होंगी जिनके ऊपर आप बात करना चाहेंगे? सबसे पहले जो 4 चीजें होंगी उनके लिए सबसे पहले तो आता है एजुकेशन, दूसरी चीज होगी हेल्थ, तीसरी चीज होगी इक्वल लो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये 3 चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय कोविड जैसी प्रॉब्लम चल रही होगी तो मैं इन तीनों से ऊपर उसको रखूंगा। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है विकास, इसी चीज में मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मतलब जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो ये 4 चीजों में क्या आता है, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, ये ऐसी कुछ 4 चीजें जैसे आपने जो बात करी ये बातें आती हैं, तो मैं वहीं पे उनको आंसर करता हूँ। तो जब आम आदमी पार्टी इन चीजों पर फोकस कर रही है और इन्हीं चीजों पर लड़ रही है, तो मैं उनको कैसे इस चीज पे क्रिटिसाइज करूं? हाँ, पॉलिटिकली आप किसी चीज पे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं किसी पार्टी को, दैट इज फाइन। पॉलिसीज पे जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स जिन पे आप बात करना चाहते हैं आगे, जैसे विकास आप कर रहे हैं, उन्हीं बातों में तो आम आदमी पार्टी बात करिए। जब आप पावर में आएंगे तो एक्चुअली a common man is leading Delhi. That is why we cannot criticize their policies. अच्छा एक चीज बताइए, इंडिया में एक देखिए जो हमारी संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, स्वामी भक्ति, या फिर जो एक बहुत ज्यादा मतलब कि आइडल वर्शिपिंग जिसको हम कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि किसी को भी भगवान खुदा मान लेना, और वो जो कहेगा बिना सोचे समझे। इस चीज को आप कैसे देखते हैं हमारे समाज में? रूट्स से ये चीज मेरे को दिखती है कि अगर आपने किसी को मान लिया तो मतलब कि पत्थर के सनम मैंने तुझे अपना खुदा माना, बेवफा हो गई है फिर भी खुदा मान रहे हैं। मुझे अंधभक्ति से पर्सनल तौर पे बहुत ज्यादा मतलब मैं उस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ। अंधभक्ति चाहे वो किसी की हो। हाँ, मैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सिंपैथाइजर हूँ, मुझे उनकी पॉलिसीज पसंद है, लेकिन हाँ, अगर आम आदमी पार्टी में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है कि अगर उनका कोई क्रिटिसाइज करता है, लाइक आई सी इफ समवन इज क्रिटिसाइजिंग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोविड के टाइम में कौन से सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और किसी मीडिया हाउस को बोला कि आप बहुत अच्छा किया, आपने हमें बताया कि इस बंदे के पास ये पहुंचा नहीं था, हमने ये ठीक कर लिया, और मीडिया वालों आपको अगर आगे कोई प्रॉब्लम दिखती है हमारे तक जरूर पहुंचाइए।
सेल्फ क्रिटिसिज्म इज एन एसेंशियल पार्ट जो मिसिंग है। और मैं बोलूंगा कि अगर इस टाइम पे कोई अगर चाहे केजरीवाल को मान रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं, चाहे किसी और पार्टी के किसी भी नेता को मान रहे हैं, वो देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, वो एक अंधभक्ति कर रहे हैं और वो देश का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैं किसी को एंटी नेशनल नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि देश का नुकसान जरूर कर रहे हैं वो लोग जो किसी की भी अंधभक्ति कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म करो, सेल्फ क्रिटिसिज्म करो और उसी चीज से जो हम पॉजिटिव नेशनलिज्म है वही कर करके डिबेट डिसेंट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पर मुझे फिर से दोबारा बता दीजिए कि अगर कोई भी साथी जो ये वीडियो को देख रहा है आपसे जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस है, कैसे जुड़ सकता है? हमारी आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद हमारी टीम में से कोई बंदा आपको कांटेक्ट करेगा। आपको कांटेक्ट करके हम लोग थोड़ा जानेंगे आपके बारे में, फिर हम आपको कुछ रीडिंग मटेरियल देंगे। अगर आप हमारी रीडिंग मटेरियल से अग्री करते हैं, अगर हमारी आइडियोलॉजी से अग्री करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हम आपको एक क्वेश्चनर भेजेंगे जो आपको भरना होगा। हम आपके आंसर्स देखेंगे, उसके बाद एक जूम इंटरैक्शन होगा हमारी टीम के साथ, जहाँ पर अगेन हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, जस्ट टू कंफर्म कि हमारे सेम प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं है, एंड देन यू विल बी पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो वेबसाइट का नाम है deshkibaatfoundation.com। www.deshkibaatfoundation.com। ये आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में भी जरूर डाल दीजिए विकास, अगर कोई लोग हमें सुन रहे हैं। दोस्तों आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर किसी ने रजिस्टर कर लिया तो कितने सालों के बाद आप उन तक पहुंचेंगे? हम आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही आपके पास पहुंचेंगे। अभी तो जैसे हम अभी इंडियन यूथ डायलॉग के बहुत पास है, हम आपको जरूर 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास जरूर आपको रीच आउट करेंगे। कोई ना कोई हमारी टीम का मेंबर जो आप जिस स्टेट से आपने रजिस्टर किया है उस स्टेट को जो हैंडल कर रहा है वो जरूर आपके पास पहुंच जाए। तो हम इसको 1 हफ्ता मान ले तो चलेगा, मतलब कि 1-2 दिन तो बहुत सुपर फास्ट सर्विस हो गई है आज के टाइम में। फॉर श्योर 1 हफ्ते के अंदर तो मतलब मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हम आपके पास जरूर रहेंगे। दोस्तों इनकी बात पे भी आप इनको आसानी से मत लीजिएगा, अगर ये 2 दिन बोल रहे हैं तो इनको इस क्वालिटी मापक दंड पर चेक कीजिएगा। तो एनीवेज, तो यहाँ पे अगर किसी की डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी वहां पर क्या करेंगे? डिपेंड करता है किस लेवल पे डिफरेंट है। अगर आप एक कम्युनिटी, एक एग्जांपल दीजिए कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पे अगर किसी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो यार आप अप्लाई करो ही मत, ताकि आपका स्क्रीनिंग का टाइम भी रुक जाए, आपको स्क्रीनिंग भी ना करनी। बेसिकली बेसिक लेवल पे बोलूं तो अगर आप सेक्सिस्ट हैं, अगर आप कम्युनल आइडियाज में बिलीव करते हैं, फॉर दैट मैटर अगर आप इस्लामोफोबिक या कोई भी ऐसा फोबिया है आपको, तो आप प्लीज और आपको लगता है कि वही आपका अल्टीमेट ट्रूथ है, अगर आपको लगता है यही आपका अल्टीमेट ट्रूथ है कि एक कम्युनिटी प्रॉब्लम है, एक कम्युनिटी को आप टारगेट करते हैं, तो आई थिंक आप फिर अवॉइड कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ना। 3 शब्द बोलूंगा मैं विकास इसके लिए, सेक्सिस्ट, कास्टिस्ट और कम्युनल। अगर आप ये 3 में से अगर आपको कहीं, अगर आपके विचार, जब हम बात करते हैं, हम नहीं कहते हम किसी को लेबल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके विचार इन आइडियोलॉजीज की तरफ अगर हम आपसे बात करते हुए लगते हैं तो मतलब, लेकिन अगर कोई बंदा जो लर्न करना चाहता है, जो अगर कुछ बोलता है अरे ऐसा ऐसा है और वो उसके अंदर सीखने की चाह दिखती है, तो हम उसको भी रीडिंग मटेरियल देते हैं, चाहे वो जितना सेक्सिस्ट हो, जितना कास्टिस्ट हो, हम सबको अपना रीडिंग मटेरियल जरूर प्रोवाइड करते हैं, जिससे एटलीस्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। बिकॉज मैंने आपको बोला कि ये देश उसका भी उतना ही है जितना मेरा है, कोई भी भक्त पैदा नहीं हुआ है या कोई भी किसी को फॉलो हमेशा से नहीं करता है, लोग आए हैं, लोग गए हैं, और ये देश हमेशा बचा रहा है और इस लोगों के चक्कर में बचा रहा है। तो उन लोगों के लिए हमें जरूर रीडिंग मटेरियल जरूर प्रोवाइड करेंगे, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हम थोड़ा उस चीज को लेकर रिगरस हैं कि कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं। आइडियोलॉजी को लेकर हम थोड़े से स्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं। तो जैसा कि लोगों ने कुछ ने कमेंट किया हुआ है, हमारे दर्शकों ने, उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्स टेररिज्म एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको खत्म करने की जरूरत है, जस्टिस विदाउट पार्शियलिटी शाहिद भाई कह रहे हैं, अविनाश जी कह रहे हैं कि ओके व्हाट इज रीजन फॉर कमिंग लाइव, आप देख ही रहे हैं अविनाश जी। विजय भारती जी कह रहे हैं कि बॉटम ऑफ मिडिल क्लास गेट्स 20 लाख पर एनम, इट वाज शॉकिंग, उनके लिए भी शॉकिंग था। हरदीप चौधरी एक चीज पूछ रहे हैं कि विकास भाई अब कॉर्पोरेट कॉस्ट कटिंग करेंगे वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली करके, इज दिस गुड स्टेप? तो वो आपसे इसका जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे?
सर हम लेबर, मैं अपना पर्सनल बोलूं, मैं लेबर इश्यूज पे काम करता हूँ, बहुत खराब स्टेप है। दिस इज लाइक, अगर आप अपने आप को उसी लेबर की तरह सोचें जिसको ये बोल दिया जाता है कि कल तू बीमार है, काम पे नहीं आएगा, तेरे पैसे काट दिए जाएंगे। जो लेबर रोज इशू फेस कर रहा है आज के टाइम पे, कॉर्पोरेट्स भी वो कॉस्ट कटिंग घर से एक इशू बना दिया कि घर पे कोई काम नहीं करता, जबकि लोग 8 घंटे से ऊपर की नौकरी कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट स्टेप्स फॉर आवर कंट्री। मेंटल लेवल पे जो लोग अभी घर से काम कर रहे हैं, उनको जितनी प्रॉब्लम फेस हो रही है उनकी, और जब जो अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को इमीडिएट नीड ऑफ फंड्स हो सकते हैं, और हम कॉस्ट कटिंग की तरफ और बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको भी पहले थ्योरी समझाई थी, कंजम्पशन और लोगों का कम होएगा तो हमारी जीडीपी और कम जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट दर और बढ़ेगी। तो ये स्टेप बहुत नेगेटिव करेगा हमारी गवर्नमेंट को। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बोल सकता हूँ, इट्स अ वेरी लीथल स्टेप। अगर हम अभी लोगों की वेजेस कम कर रहे हैं, हम अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हम रिबेट्स देते हैं उनको जरूर कम करना चाहिए, और उस पैसे को गवर्नमेंट को एक्चुअली लोगों को ट्रांसफर में देना चाहिए। अगर तो हर्षिल, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं हमारे लाइव के। एक बात इंडिया में काफी प्रचलित है कि भगत सिंह चाहते सब है लेकिन पड़ोसी के घर में। तो ये आपके घर में क्या स्थिति है? आपके माता पिता, भाई बहन, कजन, ब्रदर, पड़ोसी, वो आपकी इस मुहिम में क्या कहते हैं? विकास, मतलब मेरे से मतलब इस बारे में बात होती है कि आप क्या मतलब क्या कर रहे हो अभी और इस चीज का क्या फायदा होएगा। तो मैं मतलब अपने पिताजी को भी एक लाइन बोली थी, मतलब जो मैंने पढ़ी थी, मैं आपको भी यही, आपके व्यूअर्स को भी यही बोलना चाहूंगा। ज्योतिबा फूले का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने ये बोला था, नए नए विचार तो रोज आते हैं, लेकिन उन्हें असलियत में लाना ही असली संघर्ष होता है। तो मैं इस चीज को अपने घर में बोलता हूँ, और यही आपको बोलूंगा कि ऑन ग्राउंड लाइए अपने विचारों को। एंड जो भगत सिंह की बात कर रहे हैं, भगत सिंह ने एक और चीज बोली थी कि आदमी आएंगे और मर जाएंगे, लेकिन उनके आइडियाज रहेंगे, उन आइडियाज को नहीं मारा जाएगा। साम्राज्य टूट जाएंगे लेकिन वो आइडियाज हमेशा लिव ऑन कर जाते हैं। वी वांट दोज पीपल जो उन आइडियाज में बिलीव करते हो और एक्चुअली उन आइडियाज के ऊपर थोड़ा ज्यादा सोचें और उन चीजों को आगे लेकर ग्राउंड पे लेकर जाएं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू दोज पीपल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? आपने जो बात पूछी थी फैमिली वाले का, फैमिली वाला मेरे को कोई इश्यू नहीं होता है। फैमिली का मेरा कोई इश्यू नहीं है। मेरे पेरेंट्स, घर वाले भी क्रांतिकारी हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फाइनली तुमने बोलना शुरू किया है। फाइनली एप्पल डिड फॉल फार फ्रॉम द ट्री। अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जो ध्येय है उसमें अग्रसर होते रहिए, कामयाबी पाते रहिए। और आप अगर कहीं भी मुझे लगा कि भटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी लाइव पर मैं फिर से आपसे वो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत जरूर दिखाऊंगा, और होपफुली कि उस समय आप ये नहीं कहोगे कि विकास तुम एंटी नेशनल हो। हाँ। I hope आपके जितने दर्शक देख रहे हो, they all try to join our organization. चलिए, ये तो दर्शकों आपके ऊपर है। आप जाइए, आप इन्हें एक्सप्लोर कीजिए, ये आपको एक्सप्लोर करेंगे। आप देखिए कि ये थिंकिंग मिलती है। अगर इस बात को, ये जो युवा जोश है, इस सोच को हम गढ़कर आगे ले जा सकते हैं और देश में एक पॉजिटिव नेशनलिज्म की बात कर सकते हैं, जहां पर मुद्दों पर बात हो। हर टाइम हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इन मुद्दों से निकलकर आपके लोकल लेवल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बारिश का मौसम आ रहा है, डेंगू, इन सब मुद्दों पर बात होकर, और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और शायद कभी आगे जाकर हम विश्व गुरु बनने का सपना देख पाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। विकास सतन गोयल साइनिंग ऑफ।